जाते हैं। अब नेपाल संबंध खराब कर लेगा तो अच्छा खासा उसको टूरिस्ट लॉस होगा। उसके बाद यहाँ क्या हुआ, ईस्टर डे ब्लास्ट हो गया। क्रिश्चियंस में 3 त्यौहार बहुत फेमस है, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर। ईस्टर डे में ब्लास्ट में यहाँ लगभग 250 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें से 45 तो विदेशी क्रिश्चियन थे जो टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आए थे, जिस वजह से एक भारत को तो नाराज कर ही दिया, और दूसरे क्या है कि विदेशी पर्यटकों में भी एक डर की भावना बढ़ गई। इसकी गहन जांच कराने के बाद इसने कुछ ठोस कदम पे नहीं पहुंचा, और इसने क्या किया, आरोप लगा था इसमें एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ग्रुप का, जिस वजह से इसने बुर्का पे बैन लगा दिया। उसके बाद एक और माहौल क्या हो गया, भड़क गया। देखिए कभी भी इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी नहीं करनी चाहिए कि जिससे कि एक्सटर्नल पॉलिसी को दिक्कत होने लगे। इससे क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर इसकी इमेज खराब हो गई और इसे लोन लेने में दिक्कत होने लगा, और इसने इसके जो इंटरनल वायलेंस हो रहे थे उसको फेसबुक ने बहुत बढ़ा दिया। यहाँ पर सोशल मीडिया किसी चीज़ को बहुत बढ़ा रहा है, इसको कंट्रोल करके रखना चाहिए। यहाँ पे जितने भी ये डूबा है इसमें फेसबुक का भी बहुत बड़ा हाल है। भारत में भी क्या है कि मीडिया को भी यहाँ क्या है कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है, जैसे दिल्ली में हिंसा हुई थी, उसे सप्रेस करके दिखाना चाहिए। आप कल्पना करके सोचिए, अगर हम लोग को ये न्यूज आए कि लंदन में ब्लास्ट हुआ, लंदन में दंगे फसाद हो गए, तो हमारी खबर हमारे दिमाग में क्या इमेज बनेगा लंदन के लिए कि यार लंदन सेफ शहर नहीं है। लेकिन अभी कैसा लगता है, लंदन बड़ा फेमस जगह है घूमने के लिए। तो मीडिया को भी ये सोचना चाहिए कि दिल्ली में अगर कुछ भी होता है तो दिल्ली राजधानी है, उसे सप्रेस करके दिए, पुलिस को काम करने दीजिए। पुलिस से ज्यादा तो मीडिया वाले कूद जाते हैं, हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ेगा, देखिए यहाँ पे 3 इंच का ईंटा था, 12 इंच का घर पे से फेंक दिया, ऐसा ऐसा दिखाएगा सब, जिससे कि ऐसा लगने लगेगा कि वो देश क्या है, अशांत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, फेसबुक ने श्रीलंका पे इतना ज्यादा वायलेंस को फेसबुक के एल्गोरिथम ने दिखाया था कि वहां से टूरिस्ट आना ही कम कर दिए, बचा हुआ काम को पूरा कर दिया। कोरोना की वजह से इतना लंबा लॉकडाउन लगा, इंटरनेशनल फ्लाइट बैन लग गए, जिस वजह से यहाँ पे पर्यटन पूरी तरह से चरमरा गया। अब श्रीलंका को खुद सोचना चाहिए, वो अपने यहाँ 7% क्रिश्चियन पे वैसे ही वहां पे वायलेंस हो रहा है, 9% मुसलमानों के ऊपर वैसे ही हो रहा है, 12% जो तमिल हिंदू है उनके ऊपर भी अत्याचार। तो भैया सबके तुम बैरे ले लोगे तो रहेगा कौन तुम्हारे यहाँ। इन सारी घटनाओं की वजह से श्रीलंका को एक हैवी लॉस हुआ और इसकी इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगी और यहाँ से पर्यटन पूरी तरह से ध्वस्त होने लगा। दूसरा इसका व्यापार था खेती। खेती में ये बहुत बड़े पैमाने पर कोकोनट और कोकोनट ऑयल का एक्सपोर्ट करता था। यहाँ पर नारियल की खेती बहुत ज्यादा होती है, केरल में भी होती है, तटीय राज्यों में। देखिए हम लोग के यहाँ जो नारियल होता है वो लंबे पेड़ों पर होते हैं, लेकिन यहाँ जो तटीय राज्य होते हैं वहाँ नारियल की लंबाई बहुत कम होती है, मतलब 10 फीट 15 फीट पे नारियल हो जाता है और काफी ज्यादा मात्रा में होता है यहाँ पर नारियल। तो नारियल की खेती बहुत ज्यादा होती थी यहाँ पर। साथ में यहाँ पे रबड़ की खेती होती है। रबड़ जो होता है, नेचुरल रबड़ जो होता है, वो यहाँ से इस पे रबड़ के पेड़ से दूध से निकाला जाता है, जिससे ये रबड़ को बनाया जाता है। तो ये रबड़ की खेती भी बहुत ज्यादा इसके पास होती थी। दूसरा चाय में तो ये बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता था दूसरे देशों को, और खेती पे ये कुछ हद तक आत्मनिर्भर भी था। हमारे यहाँ से कम चाय होता है यहाँ पे, लेकिन हम लोग के यहाँ चाय पी भी तो जाते हैं। इतनी जनसंख्या है उस पे से जिसको देखो सुबह में दिन भर में 3-4 टाइम चाय पी लेता है यहाँ पर, जिनको चाय की आदत लगी रहती है। तो ये यहाँ पर काफी अच्छे से फल फूल रहा था। लेकिन यहाँ पे चौपट नेता सब, देखिए नेताओं का पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये ऐसा चौपट करेंगे समझे जिसकी खामियाजा कई पुस्तकों को चुकानी पड़ती है। नेतवा कहा कि भाई जो हम लोग यूरिया, पोटास, डीडीटी जो सिंथेटिक खाद का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खाद का, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी श्रीलंका के पास, तो इन्हें इंपोर्ट करना होता था। ये लगभग $400 मिलियन प्रति वर्ष खर्च करते थे, यानी 3000 करोड़ रुपए का ये खाद मंगाते थे। इस खाद से ये फायदा होता है कि इससे पैदावार बहुत तेजी से होने लगता है, बहुत ज्यादा पैमाने पर, लेकिन ये क्या है, महंगा आता है। दूसरा ये खेत को एक लॉन्ग टाइम में नुकसान पहुंचाता है। तो इसने सोचा एक काम करते हैं, इसका आयात पे बैन लगा देते हैं। ऑर्गेनिक खाद, नेचुरल खाद का प्रयोग करेंगे, जैसे हमारे यहाँ पत्तियों को सड़ाकर केचुआ से बनाया जाता है, गाय के गोबर से, उसे ऑर्गेनिक खाद कहते हैं। ये क्या है, ऑर्गेनिक खाद की एक खराबी क्या है कि अगर आप ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो ये आपको 15 से 20 साल बाद इसका रिजल्ट दिखेगा। जैसे भारत में सिक्किम पहला पूर्णतः जैविक राज्य बन गया, वहां पे ऑर्गेनिक खाद का होता है। मिजोरम दूसरा हो गया, पूरी तरह से जैविक शहर अगरतला हो गया। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो इस खाद के प्रयोग से काफी फायदे होते हैं, लेकिन इसका फायदा तुरंत नहीं दिखता है, और ये इन सारे खादों का फायदा तुरंत दिखता है। तो श्रीलंका का मंत्री पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसने आयात पर बैन लगा दिया। आयात नहीं हुआ तो वहाँ हैवी डिमांड हो गई ऑर्गेनिक खादों की। अब ऑर्गेनिक खाद से तुरंत फायदा होता नहीं है, दूसरा इनके पास ऑर्गेनिक खाद था नहीं और डिमांड भयानक हो गया है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो खेती चौपट हो गया। तो इन्होंने चाइना से $70 मिलियन का ऑर्गेनिक खाद लाया। अब बताइए, चाइना से मंगा रहा है, खाने पीने का सामान तो कभी नहीं मंगाना चाहिए, तो खाद मंगाया, उस खाद में बीमारी लग गया और अजब टाइप के बैक्टीरिया पाए गए सब इसके खाद में, चाइना वाले में, और पेड़वे खा जाते थे। तो मतलब खाद डाला जाता है पेड़ उगने के लिए, सोच रहा चाइना का खाद डाला जाता तो पेड़वे खा जाता था। तो श्रीलंका ने इस खाद को वापस पैक किया और वापस जहाज से भेज दिया चाइना में। इसे भेजने में श्रीलंका को $7 मिलियन का खर्चा आया। वाह रे श्रीलंका, वाह रे चाइना, वाह।
यार इससे बढ़का दगाबाज तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। हम लोग पाकिस्तानियों को कमीना समझते थे, ये उसका भी बाप निकला सब। सोचिए किस तरह से, इससे दोस्ती ही नहीं रखनी चाहिए इन चोटों से, फादर ऑफ कोरोना। इस खाद वाला जो संकट है, इसका नतीजा ये हुआ कि जो श्रीलंका अपने खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर था, उसे गेहूं और चावल जैसे चीजों को भी इंपोर्ट करना पड़ गया अपने देश के पेट पालने के लिए। अब टूरिस्ट चौपट हो गया, खेती चौपट हो गया, अब पैसा आएगा कहां से? जिस वजह से इनके पास पेट्रोल को आयात करने का पैसा नहीं था, तो उस वजह से पेट्रोलियम महंगा होते गया। पेट्रोलियम इतना महंगा हो गया, अब पेट्रोलियम के ज़्यादा महंगा होने से पेट्रोलियम को लेने के लिए लाइन पे लाइन लगने लगे सब। वहाँ पर पेट्रोल का रेट इतना महंगा हो गया, 350 रुपया लीटर हो गया। अब ये पेट्रोल और डीजल के महंगा होने से हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। तो जो आयात नहीं, ट्रेन का किराया बढ़ जाएगा, बस का बढ़ जाएगा, और ट्रैक्टर डीजल जो भी चीज़ें चलते हैं इस पर, कंबाइन मशीन वगैरह जो होते हैं, ये सबसे खेती पर इनडायरेक्टली असर पड़ता है, जिस वजह से इसका खेती भी पूरी तरह से स्लो डाउन हो गया श्रीलंका का। एक के बाद एक चौपट होते गया, श्रीलंका के पास पैसा बच गया जीरो, कुछ भी पैसा नहीं बच गया, दुनिया से चला गया लोन मांगने के लिए, IMF वगैरह से लोन मांगने, भारत से लोन मांगने। इसके पास इस साल 7 बिलियन डॉलर कर्जा चुकाना है, और इसके पास पैसा 1 रुपया नहीं है। चाइना कह रहा है कि हमारा लोन चाहिए, वापस चाहिए। चाइना यहाँ पर, चाइना से जाए हम्बन टोटा बंदरगाह बनाए, ससुरा तो नहीं रहे कि ठीक है नहीं बंदरगाह बनाएंगे यहाँ पर, वो लोन लेके। अब आप सोचिए ना, किसी का कम पैसा है और लोन ले ले कह दे महल बनाएंगे, चौपटे ना करेगा ससुरा तो यहाँ पर। 7 बिलियन डॉलर का पैसा इसके पास, कोई भी पैसा इसके पास नहीं है। अब IMF से लोन लेने जा रहा है। देखिए वर्ल्ड बैंक जब लोन देती है तो ये अच्छे कामों के लिए लोन देती है, विकास के लिए, सड़क पुल बिजली घर ये सब बनाने के लिए। IMF लोन देती है, ये बेल आउट पैकेज देती है एकदम लास्ट मोमेंट पे, जब आपके पास तनिको पैसा नहीं बचता है तब देती है, और देने के शर्त रखती है कि आपकी अर्थव्यवस्था को हम कंट्रोल करेंगे। अब बताइए, IMF से लोन लेने का मतलब है कि अपनी इकोनॉमी उसको सौंप दीजिए। यहाँ पर जो भी देश IMF पे लोन ले रहा है, मतलब समझिए वो देश चौपट हो गया। IMF को इकोनॉमी के भाषा में इसे वेंटिलेटर कहा जाता है। जैसे किसी मरीज को वेंटिलेटर लगा है, ऑक्सीजन पे जी रहा है, तो समझिए एकदम सीरियस पोजीशन है। तो किसी देश को पता करना है चौपट हो रहा है कि नहीं, तो देख लीजिए IMF से लोन लिया है कि नहीं लिया, चौपटे हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी IMF इनको लोन देगी, अभी काफी लंबा प्रोसेस होगा। इस